वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे करंट डिवीज़न रूल। किस तरह से करंट जब आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होता है तो करंट का डिवीज़न किस तरह से होगा, यही हम लोग सीखेंगे करंट डिवीज़न रूल में। तो हमारा टॉपिक है आज का करंट डिवीज़न रूल। हिंदी में बात करेंगे तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, विद्युत धारा का विभाजन नियम। विद्युत धारा का विभाजन नियम। एक मिनट, साफ दिख रहा है आपको? ओके, चलिए तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक में हम लोग असल में सीखने क्या जा रहे हैं ये पहले जानना इम्पॉर्टेंट है। फिर इसका फार्मूला को भी ड्राइव करेंगे, फिर इसका पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे भी आखिर कैसे होता है, क्या होता है। तो मान के चलिए एक वायर है, ये वायर आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। इस वायर का कुछ रजिस्टेंस है। वायर मीन्स होता है कंडक्टर। इलेक्ट्रिक वायर की यहाँ हम बात कर रहे हैं। घर पर जो लगा होता है आपके, वो असल में इलेक्ट्रिक वायर होता है, जिसको प्लास्टिक से कवर कर दिया जाता है ताकि आदमी को शॉक न लगे। यहाँ से मान लीजिए आई एम्पियर का करंट आ रहा है। घर पर जो यूज़ होता है वो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर है, बस उसको सिर्फ हम लोग कवर कर देते हैं प्लास्टिक से। उसमें यूज़ क्या होता है, अंदर में या तो कॉपर होगा या तो एल्युमिनियम होगा। कॉपर इसलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा सस्ता भी मिल जाता है और उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अगर आपने पढ़ा होगा तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है सिल्वर यानी चांदी। तो आपके मन में आ रहा होगा सर चांदी क्यों नहीं यूज़ करते हैं। चांदी इसलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि चांदी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। चांदी को लोग आभूषण वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, सजाव श्रृंगार के लिए यूज़ करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है और कम अवेलेबल है। और दूसरी वजह यह है कि अगर आप चांदी का वायर लगा देंगे तो अगले ही दिन आपका वायर चोरी हो जाएगा। यहाँ तो लोग तांबे का तार को जला के बेच देते हैं, कॉपर के तार को जला के बेच देते हैं। तो चांदी बताइए, अगर आप चांदी का वायर लगा देंगे तो पता चला दूसरे दिन पोल पर से आपका तार कट जाएगा। तो चांदी इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसका रजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, लो रजिस्टेंस। लो रजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वोल्टेज ड्रॉप उतना कम होगा, तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जिस मटेरियल का रजिस्टेंस जितना कम होगा हमारे लिए वो मटेरियल उतना अच्छा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो मान के चलिए यहाँ से करंट आ रहा है आई। अब इस करंट को दो रास्ता मिल गया जाने के लिए। एक रास्ता हमारे पास ये है, कुछ करंट इधर से जाएगा। तो मान लेते हैं इधर से जो करंट जा रहा है उसका नाम I1 और इधर से जो करंट जा रहा है उसका नाम I2 लिख देते हैं। तो अगर मानते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस है R1 और इसमें रेजिस्टेंस है R2, तो जाहिर सी बात है इस रास्ते से जो करंट आएगा वो दोनों ही रास्ते में बट जाएगा। तो अब सवाल है कि ऊपर वाले में करंट कितना जाएगा, नीचे वाले में करंट कितना जाएगा। दोनों ही रास्ते से करंट कितना फ्लो करेगा। मान लेते हैं कि अगर यहाँ से करंट हम 12 एम्पियर का, मान लो किसी 12 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो इस रास्ते में कितना करंट जाएगा, दूसरे रास्ते में कितना करंट जाएगा। तो आप मुझसे सवाल करेंगे सर ये बताइए कि पहले रास्ते का रजिस्टेंस कितना है, दूसरे रास्ते का रजिस्टेंस कितना है, तभी ना हम बता पाएंगे कि कितना करंट फ्लो करेगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास इस रास्ते का रजिस्टेंस है 6 ओम और इस रास्ते का रजिस्टेंस है 2 ओम। तो अब बताइए करंट कितना जाएगा। तो आपको पता होगा कि जिस रास्ते में रजिस्टेंस ज़्यादा होगा करंट उस रास्ते से कम फ्लो करेगा, और जिस रास्ते का रजिस्टेंस कम होगा करंट उस रास्ते से ज़्यादा फ्लो करेगा। तो आप बोलेंगे सर तब तो ये मतलब हुआ कि I1 का मान कम होगा, I2 का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि I1 उस रास्ते से फ्लो कर रहा है जिस रास्ते का रजिस्टेंस है 6 ओम और I2 उस रास्ते से फ्लो कर रहा है जिस रास्ते का रजिस्टेंस है 2 ओम। तो यस, एक कंक्लूजन पर हम लोग बिल्कुल पहुंच सकते हैं कि यहाँ पर जो कंक्लूजन आता है, जो निष्कर्ष आता है हमारे पास, वो होगा I1 इज़ लेस देन I2। लेकिन कितना, क्योंकि ये तो जानते हैं हम लोग कि रजिस्टेंस जिस रास्ते में ज़्यादा होगा करंट उस रास्ते से कम फ्लो करेगा। क्योंकि रजिस्टेंस क्या है, करंट के रास्ते में विरोध उत्पन्न करता है, यानी बाधा उत्पन्न करता है उसको फ्लो होने में।
रेजिस्टेंस का डेफिनेशन अगर आपको पता होगा, थोड़ा सा बेसिक हम आपको बताते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस किसी पदार्थ का गुण है जिसके कारण वो अपने से होकर जाने वाले करंट का विरोध करता है। तो कह सकते हैं इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, या कह सकते हैं विच अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चूँकि जब करंट का फ्लो होता है तो असल में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होता है, तो जो भी करंट के फ्लो होने का अपोज कर रहा है उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो हर मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, मटेरियल अलग, रेजिस्टेंस अलग। कॉपर होगा तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, एल्युमिनियम होगा रेजिस्टेंस उसका अलग होगा, अगर हमारे पास सिल्वर है उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है? तो सबसे कम होता है सिल्वर का, यानी चांदी का। तो चांदी को हम लोग नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं कॉस्टली होने के कारण, और चोरी वगैरह ना हो जाए इस वजह से। तो हमने मान के चलिए यहाँ पर भी कॉपर का वायर है लगाया हुआ है। तो आप बोलेंगे सर इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो I1 का मान क्या होगा? कम होगा, इसका मान I2 का मान ज़्यादा होगा। लेकिन कितना होगा? क्या हमारे पास कोई रूल है जिससे हम फिक्स कर पाएँ कि I1 का मान कितना होगा, I2 का मान कितना होगा? अगर हमको ये पता है कि टोटल करंट 12 एम्पियर आ रहा तो यस, हमारे पास बिल्कुल एक फिक्स रूल है। अगर हमको ये पता है कि इतना रेजिस्टेंस पहले ब्रांच में और 2 ओम दूसरे ब्रांच में अगर है तो देखिए वो रूल होता है, उसी का नाम है करंट डिवीज़न रूल। उसी रूल का नाम है, यानी किस रूल से ये डिवीज़न हो रहा है करंट, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो नाम से ही पता चल रहा, देखिए करंट डिवीज़न रूल। तो I1 का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए I1 होता है R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यानी सबसे पहले दूसरे ब्रांच में जितना रेजिस्टेंस है और डिवाइडेड बाय दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस का जोड़, और इनटू में टोटल करंट आई। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर निकालना चाहेंगे कितना, तो अभी के हिसाब से जो हमने 12 एम्पियर दिया, यहाँ 6 ओम और यहाँ पर 2 ओम दिया, उसके हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम पाएंगे कि R2 मतलब 2 ओम, नीचे हो गया देखिए R1 प्लस R2 6 प्लस 2, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 12 एम्पियर करंट से, तो 2 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा 12, काट देंगे तो 4 बार में 4 तिया 12, यानी 3 एम्पियर का देखिए करंट फ्लो करेगा इस ब्रांच से। ध्यान से समझिए, 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है I1। तो अब आपके मन में सर I2, सो I2 के लिए फिर से एक फॉर्मूला देखिए, I2 बराबर क्या हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। देखिए जब I2 निकालते हैं तो पहले ऊपर लिखते हैं R1, यानी उल्टा रेजिस्टेंस, इनटू में I। तो R1 का मान कितना है? देखिए R1 का मान है 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको टोटल करंट से 12, 6 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 12। सो हमारे पास आ जाएगा 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 तिया 12। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा देखिए 9 एम्पियर। सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो देखिए यहाँ से हमको बिल्कुल पता चल गया कि ये आ गया सर 9 एम्पियर। देखिए साफ साफ दिख गया हमको कि ऊपर करंट 3 एम्पियर, नीचे जा रहा है कितना 9 एम्पियर। तो ऊपर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम, वो नीचे देखिए रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा। करंट इसी तरह से बिहेव करता है, जैसे मान लीजिए एक पाइप, जैसे हम एग्जांपल आपको ये बताएं, यहाँ दिख रहा है आपको, हाँ देखिए, जैसे ये मान लीजिए एक पाइप है और ये पाइप आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और यहाँ से जो पानी आ रहा है, मान लीजिए ये वाटर आ रहा है, वाटर का फ्लो है, तो इधर भी कुछ जाएगा पानी, इस तरफ भी जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस रास्ते में यहाँ पर ईंटा है, पत्थर है, बालू है यहाँ पर। अब बताइए कि इस रास्ते से कम पानी जाएगा कि नहीं जाएगा? इधर से जो पानी जाएगा उसको एक ऑब्स्ट्रक्शन का सामना करना होगा, विरोध करेगा पानी को फ्लो होने से, ईंटा पत्थर बालू जो है। तो कहने का मतलब इस रास्ते से पानी कम फ्लो होगा और दूसरे वाले रास्ते से पानी ज़्यादा फ्लो होगा। तो सेम यही बात है, करंट के रास्ते में जो बाधाएं हैं, जो परेशानी है, जो मुश्किलात है, जो विरोध करता है, जो प्रॉब्लम है, उसी का नाम है रजिस्टेंस। तो जिस रास्ते में रजिस्टेंस ज़्यादा उस रास्ते में करंट का फ्लो कम, जिस रास्ते में रजिस्टेंस कम उस रास्ते में करंट का फ्लो ज़्यादा। जैसे मान लीजिए जो रास्ता ठीक ठाक है, एकदम फ्लैट है, समतल है, प्लेन है, उधर से लोग ज़्यादा जाना पसंद करेंगे, उधर से लोग गाड़ी से जाएंगे, पैदल जाएंगे, साइकिल से जाएंगे। और जिस रास्ते में ऊबड़ खूबड़ है, ब्रेकर्स है, कांटा है, पत्थर है, गड्ढा गुड्डी है, पानी है, प्रॉब्लम है, तो कहने का मतलब उस रास्ते से लोग कम जाना पसंद करते हैं। तो सेम वही बात है करंट के साथ भी, जिधर से उसको आसानी मिलेगा, जिधर से कम रुकावट मिलेगा, उस तरफ से ज़्यादा फ्लो करेगा। तो ये तो क्लियर बात समझ में आ गई। तो अब आपके मन में ये आ रहा होगा सर आखिर ये फार्मूला कहाँ से आया, और ये फार्मूला आखिर आया कहाँ से? आपके मन में बिल्कुल ये चल रहा होगा कि आखिर सर ये फार्मूला कैसे ला रहे हैं आप,
कैसे निकाल रहे हैं, तो इस फार्मूला का भी हम आपको डेरिवेशन बिल्कुल बताएंगे कि आखिर ये फार्मूला कैसे आया। सिंपल सा कुछ नहीं है, ओम का नियम से हम लोग इसको साबित करेंगे। तो अगर ओम का नियम आपको थोड़ा सा पता है तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। अगर आप क्लास 9th में हैं तो देखना चाहें तो इस वीडियो को देखिए। अगर आप क्लास 10th में हैं और विद्युत धारा आपने पढ़ लिया है, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप चाहें समझना तो बिल्कुल समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह बताएंगे, ओम का नियम भी थोड़ा सा बताएंगे आपको। और अगर आप क्लास 12 में आपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आपका एक चैप्टर है, उसमें बिल्कुल ही आपको करंट डिवीज़न रूल पढ़ना है और आपको समझना है कि करंट का किस तरह से डिवीज़न होता है। तो काफ़ी कुछ आप यहाँ पर हमसे सीखेंगे इसके डिस्कशन में, जब हम आप इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे। तो अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से ITI किया है या आपने अगर डिप्लोमा किया है, BTech किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो आप बिल्कुल मेरे साथ कंटिन्यू रह सकते हैं और बेसिक को सीख सकते हैं, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि सर ये फार्मूला आखिर कैसे आ रहा है, ये दोनों फार्मूला। इसी फार्मूला को जब आगे चल के हम लोग थोड़ा सा और आगे एनालिसिस करेंगे तो इसमें कह देंगे हम लोग कि करंट इज़ इन्वर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब ये हुआ कि I1 रेशियो I2 जब निकालेंगे तो ये आएगा R2 रेशियो R1। यानी आप कह सकते हैं कि I1 डिवाइडेड बाई I2 बराबर होगा R2 डिवाइडेड बाई R1। तो कुछ भी नहीं है, देखिए असल में इसी फार्मूला को पहले ड्राइव करेंगे और 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा, अगर आप देख भी रहे हैं तो ध्यान से। तो अब चलिए देखते हैं कि आखिर ये फार्मूला हुआ कैसे। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। आप नॉलेज के लिए भी जानना चाहते हैं, मान लिया आपने एग्ज़ाम दे भी दिया है 12 का, तो अगर आप नॉलेज के लिए सिर्फ देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। मान लीजिए 9th में ही आप समझना चाहते हैं इस टॉपिक को कि आखिर करंट कैसे डिवीज़न होता है, हमारे घर में जो बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, आखिर कैसे काम करता है, वो तो पूरा अलग टॉपिक हो गया। लेकिन अभी हम बता रहे हैं आपको करंट कैसे डिवाइड होता है। किसी वायर से होकर जब करंट फ्लो होता है और आगे चल के उसको 2 रास्ता मिल जाता है। एक रास्ता ऊपर की तरफ, नाम अगर दे दें हम इसको 1, और दूसरा रास्ता अगर नीचे की तरफ मिल जाता है तो डिवीज़न कैसे हो रहा है, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, चलिए तो सीखते हैं इसको हम लोग। और इसके बाद हम फिर से एक एग्जांपल और लेंगे आखिर, ठीक है, एक एग्जांपल से और आपको समझा देंगे। पहले फार्मूला ड्राइव करते हैं, तो जल्दी देखते हैं कैसे आया ये फार्मूला आखिर। करंट ऐसे ही बिहेव करता है जैसे कि पानी फ्लो करता है किसी पाइप में। और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी है करंट का, लंबाई पर डिपेंड करता है, रजिस्टेंस अलग अलग प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। तो रजिस्टेंस डिपेंड करेगा, इसका मतलब करंट भी डिपेंड करेगा। तो चलिए करते हैं इसका हम लोग डेरिवेशन, दिखाते हैं आपको आखिर ये फार्मूला आया कैसे। फिर आप बाद में एक एग्जांपल भी लेंगे। चलिए तो मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है जो आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। इस ब्रांच का कुछ रेजिस्टेंस है और नीचे वाले ब्रांच का भी कुछ रेजिस्टेंस है, दिख रहा है आपको? हाँ चलिए मान लेते हैं यहाँ से आ रहा है I एम्पियर का करंट और इसका रेजिस्टेंस है R1 और दूसरे वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। मान लेते हैं हम लोग, मान के चल रहे हैं, हमको तो नहीं पता है कि 6 ही ओम होगा, 2 ही, कुछ भी हो सकता है, तो हमने R1 R2 मान लिया। अब इसमें कुछ करंट फ्लो करेगा तो इसका हमने नाम दे दिया I1 और इधर कुछ करंट फ्लो करेगा तो I2 दे दिया। इसको ब्रांच 1 मान लीजिए, इसको ब्रांच 2 मान, ब्रांच का मतलब होता है शाखा। चलिए तो अब करंट का फ्लो करेगा, आप बोलिएगा सर सब में तो करंट आप फ्लो करवा रहे हैं लेकिन ना बैटरी लगा रहे हैं ना ऐसी करंट लगा, कुछ तो आप लगा नहीं रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस के आप करंट फ्लो करेगा ही नहीं। नो पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स नो करंट, नो करंट मीन्स नो पोटेंशियल डिफरेंस। इफ करंट इज प्रेजेंट, अगर करंट कहीं प्रेजेंट है इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कहीं ना कहीं अप्लाई किया गया। विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस नो करंट फ्लो बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का अप्लाई करना बिल्कुल ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग अप्लाई कर देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ मान लिया हमने कई सेल लगा दिया जिसका नाम है बैटरी, कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो यहाँ पर हमने V वोल्ट का सेल लगा दिया, वोल्टेज का SI मात्रक वोल्ट। तो चलिए यहाँ से करंट फ्लो हुआ I करंट यहाँ पर आया, आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसको मान लेते हैं यहाँ पर जो जंक्शन है, जो संधि है, उसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। अब करंट का फ्लो हो रहा है, चलिए V वोल्ट हमने अप्लाई कर दिया है। तो अब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ओम का नियम। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं ओम के नियम की। देखिए ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए हमारे पास
कोई कंडक्टर है ए और बी, उसके बीच का रजिस्टेंस है आर और उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए बी। तो इसका अगर हमको करंट निकालना है कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वो करंट होता है आई बराबर वी ए बी, मतलब 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और डिवाइडेड बाय टोटल रजिस्टेंस। ठीक है, ये होता है ओम का नियम। एक चीज़ और आपने पढ़ा होगा कि ओम का नियम V बराबर होता है, अगर हमको टोटल वोल्टेज निकालना है वी ए बी निकालना है, मान लो ए बी इस केस में, तो टोटल करंट कितना फ्लो किया अगर हमको ये पता है और टोटल कितना रजिस्टेंस है उस ब्रांच में, दोनों को गुना कर देंगे तो V बराबर आई आर। ये भी आपको पता है ओम का नियम। तो ओम का नियम बेसिकली कुछ नहीं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है उस पर, उसमें फ्लो होने वाले करंट पर। जितना ज़्यादा करंट का फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, सो ओम का नियम बेसिक आपने 10th में ही पढ़ा हुआ है, मैंने आपको सिर्फ रिकॉल करा दिया है। तो V बराबर आई आर आपने पढ़ा हुआ है, इसको V बराबर आई आर। तो चलिए यहाँ से हम लोग पता करते हैं कि आखिर करंट I1 निकला कितना। इसका मतलब ये हुआ किसी ब्रांच में अगर हमको करंट निकालना है, I निकालना है, तो उसके उस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, उसके बीच का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक वी ए बी, अब V वोल्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया है और ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए ध्यान से, ये जो हमारे पास डायग्राम बना हुआ है दिस इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। और आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जब होता है यानी समानांतर क्रम समूहन में वोल्टेज सेम होता है और करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इसका मतलब जो वोल्टेज आपने यहाँ पर अप्लाई किया है वही वोल्टेज यहाँ भी अप्लाई होगा, वही वोल्टेज R1 पर भी अप्लाई होगा, वही वोल्टेज R2 पर भी अप्लाई होगा, दोनों पर ही सेम वोल्टेज अप्लाई होने वाला है। तो चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले निकालेंगे, इसमें मान लेते हैं करंट I फ्लो हो रहा है, तो टोटल पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको यहाँ पर, हाँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, और इसको हमने नाम दे दिया RAB, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AB। तो आप अगर जानते होंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो रेजिस्टेंस का कैसे ऐड होता है, रेसिप्रोकल, बने 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो हम निकालना चाह रहे हैं, देखिए RAB, तो 1/RAB ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तो 1/R1 प्लस में हो जाएगा 1/R2। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब ये हुआ कि सारे प्रतिरोध को हटा के उसके बदले में एक प्रतिरोध लगा दीजिए, तो उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब वो 4-5 प्रतिरोध मिलके जो काम कर रहा होगा ये अकेले एक प्रतिरोध कर देगा। जैसे मान लीजिए 4-5 आदमी एक काम करता है, अब एक आदमी आता है वो कहता है कि सबको हटा दीजिए, चारों के बराबर में हम अकेले काम कर देंगे, तो उसके तुल्य ये हो गया, इसीलिए उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सबके बराबर में ये अकेला काम कर लेगा, एक ही आदमी, मतलब काम उतना ही होगा लेकिन ये अकेला कर देगा, वहाँ पर 3-4 आदमी इन्वॉल्व होगा। तो उसी तरह से इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा देंगे जो दोनों ही के बराबर में काम कर दे, उसी को बोलेंगे RAB। तो RAB का ज़रा कैलकुलेशन करते हैं। सो RAB हमारे पास हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो R1 प्लस R2, तो इसको हम पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए RAB ये R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये हमारा निकल गया है टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच का टोटल रेजिस्टेंस निकल गया, और हमने माना है कि A और बीच में यहाँ पर देखिए करंट टोटल कितना फ्लो हो रहा है, I, बिकॉज टोटल करंट इज I एम्पियर। देखिए ध्यान से, क्योंकि टोटल करंट जो है वो I एम्पियर का फ्लो हो रहा है, तो इसलिए टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा बताइए, टोटल वोल्टेज, देखिए टोटल वोल्टेज जो हो जाएगा टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस यानी RAB। और टोटल वोल्टेज क्या है, देखिए यही है टोटल वोल्टेज, V जो अप्लाई किया, यहाँ पर हमने टोटल करंट निकाल दिया, टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाले वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो टोटल वोल्टेज हमारे पास है V बराबर I इंटू R इक्वेलेंट R1 R2 R1 प्लस में हो जाएगा R2, ये निकल गया देखिए टोटल वोल्टेज। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 इंटू R2 R1 प्लस में R2, I को हमने इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इतना हो गया वोल्ट।
अब सवाल उठता है 1 बाय 1 हम लोग करेंगे कैलकुलेट किसका, करंट का कैलकुलेशन। तो ध्यान से देखिएगा, अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सो करंट लिखेंगे यहाँ पर, करंट इन ब्रांच 1, फर्स्ट ब्रांच में करंट, यानी इस ब्रांच में कितना है देखिए I1। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले करंट है I1, तो I1 निकालने के लिए क्या, यहाँ से यहाँ का हमको वोल्टेज चाहिए और इस ब्रांच का रजिस्टेंस जो हमको पता है, इसका मतलब VAB डिवाइडेड बाय R1, VAB डिवाइडेड बाय R1। तो VAB देखिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, VAB हमारे पास क्या है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू में टोटल करंट I, और नीचे हो गया देखिए R1। सो R1 से R1 कैंसिल, तो I1 का मान निकल गया हमारे पास R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू में टोटल करंट I। देखिए जो मैंने फार्मूला आपको लिख के दिखाया था, तो ये हो गया हमारे पास एम्पियर। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, देखिए I1 निकाल रहे हैं तो ऊपर लिख रहे हैं R2। सेम वही बात अगर हम निकालेंगे करंट इन ब्रांच 2, देखिए दूसरे ब्रांच में करंट, तो दूसरे ब्रांच का मतलब क्या, I2 निकालना चाह रहे हैं। सो I2 हमारे पास हो जाएगा VAB, फिर से दूसरे ब्रांच का वोल्टेज यही है VAB, और उसका रजिस्टेंस यानी R2 ओम के नियम से। तो ज़रा सा इसको कैलकुलेट कीजिए VAB। सो VAB हमारे पास यही है, VAB कहिए इसको या टोटल V कहिए, दोनों एक ही बात है, VAB या V कहिए जो हमने अप्लाई किया। सो ये हो गया हमारे पास R1 R2 R1 प्लस R2 इंटू में हो गया देखिए I, और होल डिवाइडेड बाय R2। तो अगर आप देखेंगे R2 से R2 कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास R1 इंटू, सॉरी नीचे दिख रहा है आपको जी, R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई हो जाएगा देखिए टोटल करंट I से। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, देखिए अगर हमको निकालना है I2, सो I2 निकालने के लिए क्या लिखना पड़ रहा है, ऊपर R1 लिखना पड़ रहा है, और डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I एम्पियर। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 और इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए अगर आपको दिखाना है कि करंट इज इन्वर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस का इन्वर्स रेशियो होता है, मतलब उल्टा होता है। तो आप कुछ भी नहीं कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग 1/2, 1 में 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए जब भी डिवाइड करेंगे 1 में 2 से, तो इधर देखिए कितना है, एक नंबर I1, LHS में I1 डिवाइडेड बाय I2 हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, I1 डिवाइडेड बाय I2 हो जाएगा। और इस तरफ क्या होगा, देखिए इस तरफ ये वाला टर्म R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, देखेंगे आपको, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अपने आपको लग रहा है ये सब बिल्कुल कट रहा है। और नीचे क्या हो गया देखिए R1 प्लस R2, सॉरी यस R1 और इंटू I। तो देखिए ये पूरा टर्म कट गया। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, कटेगा क्या क्या, एक मिनट कटेगा ये वाला टर्म R1 प्लस R2 I कैंसिल होगा। तो यहाँ से आएगा देखिए I1 डिवाइडेड बाई I2 R2 डिवाइडेड बाई R1। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, करंट जो है वो इन्वर्स रेशियो है किसका, रजिस्टेंस का। तो इन्वर्स रेशियो ऑफ रजिस्टेंस का मतलब क्या, कि जिस ब्रांच में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उस ब्रांच से उतना कम करंट का फ्लो, और जिस ब्रांच में जितना कम रेजिस्टेंस उस ब्रांच से उतना ही ज़्यादा करंट का फ्लो होगा। तो इन्वर्स रेशियो का मतलब यही होता है। बात समझा आपने। तो कैसे ये ड्राइव हुआ फार्मूला, आप चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे R2 ऊपर आ गया, कैसे R1 ऊपर आ गया। तो अब इस फार्मूला पर हम एक और सवाल देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को ऑफ करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ अगर मान लो हमसे मिस्टेक हो गया हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप बताएंगे, हम उसको बिल्कुल सुधार देंगे। तो आप देखें और समझें, समझ में आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। इसी तरह से आपको जानकारी मिलती रहेगी धीरे धीरे। कोशिश करेंगे कि हम वीडियो डालते रहें, मौका नहीं मिल पाता असल में। तो चलिए, अब इस फार्मूला पर हम फिर से एक बार आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, चूँकि ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको, कुछ दूसरा एग्जांपल लेके। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा है, पहले उसको देख लेते हैं।
बाकी पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज़ कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा थोड़ा ये पता होना चाहिए। आपने 10th में ही पढ़ा होगा, 12 में तो खैर आपने पढ़ाई होगा डिटेल में। किरचॉफ का करंट लॉ से भी निकाल सकते हैं। एक ब्रांच में अगर आपने करंट कैलकुलेट कर दिया तो दूसरे ब्रांच में आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपके पास कई मेथड आ जाता है। फिर तो या तो करंट डिवीज़न रूल लगा दीजिए या किरचॉफ का KCL लगा दीजिए, किरचॉफ का करंट लॉ लगा दीजिए। देखिए अभी अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि ये मान लीजिए हमारे पास पहले ब्रांच में रजिस्टेंस है, ये मान लीजिए दूसरे ब्रांच में रजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से करंट I एम्पियर अगर आ रहा है, इसका रजिस्टेंस R1 है, इसका रजिस्टेंस R2 है, करंट मान लो I1 फ्लो हो रहा है, इधर करंट I2 फ्लो हो रहा है। तो I1 I2 का मान क्या होगा अभी हम लोगों ने सीखा है। तो मान लीजिए इसका मान I1 का मान जो होता है वो इन्वर्स रेशियो में R2 ऊपर जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, इनटू में टोटल करंट जो आ रहा है ये हो जाएगा एम्पियर में, करंट का ऐसा ही मात्रा। दूसरा क्या है देखिए, I2 अगर निकालना है तो चलिए इसको हम रेड से कर देते हैं थोड़ा कलरफुल। तो ये हो जाएगा R1 ऊपर, R1 प्लस R2 हो जाएगा, इनटू में टोटल करंट I एम्पियर, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको एक एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास यहाँ से करंट आ रहा है, वही मान लेते हैं 12 एम्पियर ही मानते हैं। चलिए यहाँ का रजिस्टेंस मान लेते हैं 6 ओम है, यहाँ का रजिस्टेंस मान लेते हैं 3 ओम है, मान लेते हैं कुछ भी मान सकते हैं। तो हमको कैलकुलेट करना है कि I1 में कितना करंट होगा। तो I1 में कितना होगा देखिए, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I, इस फार्मूला से I1। तो R2 का मतलब देखिए 3 नीचे हो गया, R1 प्लस R2 सो 6 प्लस में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, सो हो गया 12। तो देखिए तो 3 और नीचे हो गया देखिए 3 6 9 12, तो 3 चौके 3 तिया 9 गुना 3 चौके 12, यानी देखिए 4 एम्पियर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो करंट का फ्लो हो रहा है, सो यहाँ से करंट का फ्लो हो रहा है देखिए 4 एम्पियर, ठीक है। अब बात करते हैं कि I2 का मान कितना होगा। सो I2 का मान आप यहीं पर निकाल लीजिए। चलिए I2, तो I2 के लिए वही फॉर्मूला देखिए, I2 बराबर कितना, R2 डिवाइडेड बाई I1 प्लस R2, सॉरी R1 ऊपर है R1 और नीचे है R1 प्लस में R2, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ऐसे। तो R1 का मान कितना है देखिए 6, ऊपर 6 नीचे कितना 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 12 से, तो 6 और नीचे हो गया 9 मल्टीप्लाई 12 से, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 दूनी कितना हो गया देखिए 8 एम्पियर। कहने का मतलब इस ब्रांच से जो करंट फ्लो हो रहा है देखिए 8 एम्पियर। और देखिए टोटल करंट कितना होना है, टोटल करंट कितना होना है 12 एम्पियर, क्योंकि देखिए करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। सो जितना करंट आएगा उतना ही करंट टोटल में डिवाइड होगा। किरचॉफ का करंट लॉ भी आप लगा सकते हैं। देखिए अगर आपने एक करंट निकाल लिया है, अगर आपने एक करंट निकाल लिया कि इसमें कितना एम्पियर जा रहा है 4 एम्पियर, तो बचा कितना देखिए 12 इधर से आया 4 उधर चला गया, तो इसका मतलब इधर कितना जाएगा 8। अपने आप से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, या किरचॉफ का करंट KCL लगा सकते हैं आप। KCL अगर लगा दीजिएगा तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। KCL भी तो यही कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी नोड, किसी भी नोड पर जो अलजेब्रिक सम होता है करंट का, मीन्स प्लस माइनस के साथ अलजेब्रिक सम कह रहे हैं, तो अलजेब्रिक सम क्या होता है, वो होता है 0। मतलब या कह सकते हैं आपके इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो आप चाहें तो यहाँ पर KCL लगा सकते हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया हुआ, चाहे आप क्लास 9th में हैं, चाहे आप 10th में हैं, चाहे आप 12 में हैं। 12 में आए हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आया ही होगा, क्योंकि आपने अगर फिजिक्स अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल आपको ये समझ में आएगा। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों तक वीडियो को पहुंचा सकते हैं, ताकि और लोग भी सीखें और उनको कुछ फ़ायदा हो। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। कुछ अगर आपका सवाल है तो हम आपको बिल्कुल जवाब देंगे, वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से, जैसे भी होगा आपका हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप चाहें तो आप भी बता सकते हैं जो टॉपिक आपको मुश्किल लगता है, जो आपको प्रॉब्लम होता है, तो हम उस पर कोशिश करेंगे कि ज़रूर वीडियो बनाएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहें।